सो यो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 349 आ चुका और ये चैप्टर काफी ज्यादा क्रेजी रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है हमेशा की तरह एक टेक्स्ट के साथ जिसमें लिखा था कि सर्वाइवल को लाइन पर रखते हुए साइड भी फिर से गर्म हो चुका है, पैसिनेटली जीने की ये फीलिंग ही ब्लू लॉक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा गेम के बीच में। हम देखते हैं कि नागी और म्यूजिकी का टाइम चल रहा है और उनके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं। नागी के दिमाग में चल रहा है कि राइट नाउ कौन सी चीज उन्हें इतना एक्साइटेड या हॉट कर रही है, पर वो क्या है ये हमें भी नहीं पता चलता क्योंकि चैप्टर हमें एक बड़े क्लिफ हैंगर पर छोड़ देता है। वहीं मिजुकी बोलता है कि ऑल राइट। अब बाई सीन में एंट्री होती है कुछ रैंडम साइड कैरेक्टर्स या कह लो ट्रेस प्लेयर्स। एक बोलता है वो लोग आ रहे हैं और दूसरा चिल्लाकर कहता है कि कुछ भी हो जाए उन्हें बॉल लेने मत देना, पर इन फालतू एनपीसीज को छोड़ो, आओ हमारे नागी पर जो अभी भी अपने थॉट्स में खोया हुआ है बेचारा। वो खुद से पूछता है कि क्या एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक सर्वाइवल गेम है या उसकी सॉकर लाइफ दाव पर लगी हुई है, पर वो खुद ही कहता है कि नहीं, श्योरली ये सिर्फ इतनी वजह तो नहीं हो सकती। वैसे पर्सनली देखा जाए तो सॉकर करियर दाव पर लगे होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। खैर अपने नागी की अलग ही बात चलते रहती है। इसके बाद एक रैंडम प्लेयर बॉल को पास करने लगता है। नागी अपने थॉट्स में डूबे हुए बॉल को चेस करने के लिए निकलता है। वो सोचता है कि लाइफ में पहली बार वो किसी और को एक एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर रहा, वो अपनी खुद की मर्जी से एक्ट कर रहा है और इस बैटल फील्ड पर अकेले लड़ रहा है जस्ट टू सर्वाइव। वहीं दूसरी तरफ मिजुकी एकदम ब्लैंक और लॉस्ट लग रहा है। वो नागी से कहता है मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, मैंने तुम्हें अपना पेयर इसलिए चुना क्योंकि तुम बड़े हो, स्किल्ड और तुम्हारे अंदर वो गट्स दिखते हैं। वो नागी को समझाता है कि अगर इस स्टेज को क्लियर करना है तो जो बंदा बॉल रिसीव कर रहा है उसकी कंट्रोल को ब्रेक करना होगा, तभी चांस मिलेगा। नागी कहता है ऑल राइट मैं समझ गया, पर मैं क्या कर सकता हूँ। अगले ही पैनल में मिजुकी एकदम फायर्ड अप दिखता है और बोलता है मैं बहुत भाग सकता हूँ, और बॉल के पीछे दीवानों की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। नागी उसे देखता है और सोचता है कि चलो इसी प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे भाई वो बैकग्राउंड में जो एनपीसीज है वो भी हल्के में लेने वाले लोग नहीं है। वो बॉल को इतना गजब कंट्रोल कर रहे हैं कि एक तरह से मिजुकी को बुली ही कर रहे हैं, उसे पूरे ग्राउंड में इधर उधर दौड़ा रहे हैं। पर तभी एक सुनहरा चांस आता है। एक एनपीसी पॉज देने में थोड़ा लेट हो जाता है और मिजुकी लगभग उसे टैकल कर ही देता है। माना कि थोड़ा लेट था पर इससे उस बंदे का पास खराब हो जाता है। एनपीसी सोचता है कि उफ बाल बाल बचा, पर तभी नागी उसके पीछे एकदम कोल्डली आकर बोलता है तुम गलत हो, बॉल यहाँ है। बॉल अब सीधा नागी की तरफ आ रही है। सारे एनपीसी पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाते हैं ये ठीक नहीं है, उसे बॉल ट्रैप मत करने देना, पर उन्हें क्या पता कि अब उनका बाप आने वाला है। सभी लोग कंफ्यूज हैं और नागी उनका कंफ्यूजन और बढ़ाते हुए कहता है मैं इसे ट्रैप नहीं करूंगा, और वो सच में बॉल को ट्रैप नहीं करता बल्कि 2 प्लेयर्स के प्रेशर के बीच बॉल को लेकर आगे निकल जाता है। बैकग्राउंड कैरेक्टर्स एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। नागी वहीं से मिजुकी को चिल्लाकर कहता है कि मिजुकी बॉल की तरफ भागो। मिजुकी खुश होकर दौड़ता है और बोलता है ये मेरी बॉल है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक से 4 एनपीसीज का स्वॉर्म मिजुकी को रोकने के लिए आ जाता है। वो उसे बॉडी से ब्लॉक करते हैं और उसके फेस के आगे हाथ ले आते हैं, जो कि ऑनेस्टली देखा जाए तो काफी ज्यादा अनफेयर चीज है। मिजुकी बहुत स्ट्रगल कर रहा है और काफी एनॉयड भी साउंड कर रहा है, पर किसी तरह अपना पैर स्ट्रेच करके वो बॉल टच करता है और उसे हवा में उठा देता है और नागी से रोता है प्लीज इसे ले लो। नागी जिसे अभी भी 2 लोग पकड़े हुए हैं बोलता है मैंने ले लिया, अब हम चलते हैं। नागी के दिमाग में वो हवा में उड़ती बॉल को देखते हुए सोचता है जैसा सोचा था, लाइव और डाई, एक ऐसी बॉल जिसमें जान दाव पर लगी हो। वो ब्लू लॉक के अपने सारे पुराने मूवमेंट्स को याद करता है और सोचता है कि सिर्फ इसी तरह के ईगोज के एक्सचेंज से ये हीट पैदा हो सकती है, इसके बिना ब्रिलियंस पैदा नहीं हो सकती और लाइफ नहीं बदल सकती। वो कुछ और सोच ही रहा होता है कि अचानक वो जंपिंग पोजीशन में आता है और उसके दिमाग में इसागी आता है। वो याद करता है जब इसागी ने लास्ट टाइम उसका नाम चिल्लाया था और कहा था सॉकर खेलना मत छोड़ना नागी। बस फिर क्या था, नागी सोचता है यहाँ से मैं दोबारा जीऊंगा। और भाई यहाँ जो नागी ट्रैप करता है ना वो देखने में भाई एकदम इंसी हद से ज्यादा क्रेजी पैनल लग रहा है। उसके चारों तरफ वही डीमन या कैलो स्कल और आ जाता है, पूरा बैकग्राउंड डार्क हो जाता है और सिर्फ वो बॉल चमक रही होती है जिसका स्पिन एकदम रुक चुका होता है। वो बोलता है मैं फिर से जीऊंगा। भाई ये सीन एकदम गूस बम्स देने वाला है। आखिरकार हमारे नागी की वापसी हो चुकी है। इसके बाद वो मिजुकी से पूछता है क्या तुम जानते हो कि इंसान कब चमकता है? क्या तुम्हें समझ आया? मिजुकी जो एनपीसी से पिटने के बाद जमीन पर लेटा हुआ है अपनी एक उंगली उठाता है और बोलता है मैंने अभी अभी देखा। स्क्रीन पर लिख कर आता है कि दोनों ने बॉल को क्लियर कर लिया है और उन्होंने बर्ड केज को तोड़ दिया है। इसी के साथ उन्होंने साइड बी का पहला स्टेज क्लियर कर लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और चलते हैं उन प्लेयर्स के पास जिसे हम रियल ब्लू लॉकर्स कहते हैं। स्क्रीन पर फ्रांस गेम का स्कोर दिखाया जाता है और हम चलते हैं लॉकर रूम में जहां का माहौल एकदम सैड और ग्लूमी है, पर माहौल तब और खराब हो जाता है जब सीधो अपना ड्रामा शुरू करता है। वो रूम में फुटबॉल को किक करते हुए चिल्लाता है हम हार गए, हम बार बार हार गए, दिस इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट सेल्यूलर नेक्रोसिस बस्ट। और भाई साहब इस लोंडे की मेडिकल लैंग्वेज एक अलग ही लेवल पर चलते
रहती है सीधो, फिर रिन की तरफ मुड़ता है और बोलता है ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू एक नोसेंस है, ये एक इनडाइजेस्टेबल डायरिया मैच था। आई नो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है पर सीधो को बिल्कुल भी तमीज नहीं, वो चूतिया यही सब बके जा रहा है। रिन गुस्से में ऊपर देखता है और पूछता है क्या तू मुझसे बात कर रहा है। वहीं सेंदो बीच में मजाक करते हुए बोलता है क्या यहाँ उसके अलावा और कोई है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं पर यूरी सीधो को पकड़ लेता है और आईक्यू रिन को रोक लेता है। आईक्यू थोड़ा एनॉयड होकर बोलता है फ्रस्ट्रेटेड सभी है यहाँ, अब बंद करो ये सब। तभी हम देखते हैं इसागी को जो पीछे सर झुकाए बैठा है, वो बोलता है आई एम सॉरी एवरीवन, ये मेरी गलती है क्योंकि मेरे पास नंबर 1 बनने का वेसल नहीं था। हम देखते हैं कि पुराने गोड्स कुनेगा में चीगरी और बाचिरा उसे देख रहे हैं। इसागी अपनी स्पीच कंटिन्यू रखता है और कहता है कि वो उनकी फैमिलियर फॉर्मेशन को फिक्स नहीं कर पाए और हर चीज में पीछे रह गए, जिसके चलते उन्हें रिएक्टिव बैटल लड़नी पड़ी। वो कंक्लूड करता है ये बोलकर कि वो सबसे यूजलेस था और फिर से सॉरी बोलता है। करासु ये सुनकर बोलता है सिर्फ तुम्हारी वजह से हम नहीं हारे। रूम का माहौल डार्क हो जाता है और करासु एडमिट करता है कि वो भी गेम प्ले को एलिवेट नहीं कर पाए और इस रेट से तो चैंपियनशिप जीतना इम्पॉसिबल है। ये बात उसे बहुत बुरी तरह से चुभी है पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। करासु आगे कहता है इसलिए आगे क्या करना है ये सोचने से पहले हमें अपने अंदर की सारी भड़ास एक बार में निकाल लेनी चाहिए। ऑनेस्टली तुम में से कुछ लोगों को ईगो के मेथड्स पर डाउट जरूर हो रहा होगा है ना, लेकिन उसकी इस बात को लगभग इग्नोर करते हुए इस आगे बोलता है फाइन ब्लू लॉक से तुम्हारी जो भी डिससेटिस्फेक्शन है ये अपने करंट ईगो को रिकॉन्साइल करना जो भी तुम फील कर रहे हो। अगले पैनल में ऐसा लगता है कि ईगो जिनपाची बोल रहा है पर वो स्क्रीन पर कहीं दिख नहीं रहा होता, तो शायद इस आगे ही बोल रहा हो। एकदम कूल लुक के साथ कहता है अगर ऐसा है तो सबसे पहले सब लोग ईगोइस्ट वर्ड को इतना नेचुरली यूज करते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईगो आखिर है क्या। बॉटम में एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है कि ब्लू लॉक जापान अब ईगो के रियल नेचर को अप्रोच कर रहा है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और मेरा मानना है कि ये चैप्टर लिटरली बहुत ही ज्यादा पीक था। और मैं तुम लोगों से कह दूं कि आज मुझे गांव जाना है, सुबह मैं पेपर दे के आया हूं और अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो वीडियो बनाने में दिक्कत तो आएगी। अगर कहीं कोई गलती लगी तुम्हें तो प्लीज माफ कर देना। खैर अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर का नाम रहने वाला है ईगो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं तुमसे ब्लू लॉक की नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।